नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ओक ओवर पूर्व वन मंत्री के सरकारी निवास पर नवग्रह वाटिकाओं पर बिठाई जांच बंद करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर शिमला के पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के शिमला स्थित निवास में नवग्रह वाटिकाएं बनाने पर खुली जांच में पेच फंस गया है। मौजूदा सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, इसे बंद करने की तैयारी मानी जा रही है। यह जांच एक शिकायत के आधार बनाकर शुरू की गई थी। यह निर्माण पिछली सरकार के कार्यकाल का है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर और पूर्व मंत्री के सरकारी निवास के परिसर में नियमों को तोड़कर नवग्रह वाटिकाएं बनाई गई। यह दोनों निवास कोर एरिया में आते हैं जहां अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बजट का भी दुरुपयोग किया गया है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि राजधानी शिमला में आम आदमी के लिए इस तरह के निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वही वीआईपी के मामले में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी शिकायत को प्रधान सचिव वन ने पीसीसीएफ हॉफ को भेजा था। छानबीन करने के बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने को कहा था। चुनावी नतीजे आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। इसी के साथ ही इस जांच को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार अब इस वन विभाग इस जांच को बंद करने की तैयारी कर चुका है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सरकार के ओक ओवर छोड़ने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पीटरहॉफ में ही रह रहे हैं। इसी बीच नवग्रह वाटिकाओं पर चल रही जांच का क्या किया जाए, इस संबंध में वन विभाग पिछले कई दिनों से असमंजस में था। अब राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद इस जांच को बंद करने की तैयारी की जा चुकी है। हालांकि इस संबंध में पीसीसीएफ हॉफ वीके तिवारी से भी पूछा गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी को करने से इनकार किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की तबियत बिगड़ी, नोएडा के अस्पताल में चल रहा उपचार। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उनकी तबियत खराब होने की जानकारी मिली है। राज्यपाल की पीठ में दर्द बचाई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में राज्यपाल का इलाज चल रहा है। आगामी कार्यक्रम अभी होल्ड कर दिए गए हैं। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल पद संभालने के बाद शिव प्रताप शुक्ला का यह पहला दिल्ली दौरा है। शनिवार को शुक्ला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और हिमाचली टोपी भेंट की थी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक टोपी और चंबा रुमाल भेंट किए। $68 साल के सेवानिवृत्त अफसर को लगाया मंत्री का ओएसडी, वेतन करीब 40,000। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साथ एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर ओएसडी लगाए गए जिन्हें सेवानिवृत्त हुए करीब 10 साल होने वाले हैं। इसी तरह एक अन्य मंत्री के साथ एक अन्य ओएसडी के तौर पर 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अफसर को लगाया गया है। एक अन्य सेवानिवृत्त अफसर को पुनर्रोजगार देने का आदेश हो चुका है। इनकी भी जल्द नियुक्ति हो जाएगी। जयराम सरकार जहां सेवानिवृत्त अफसरों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने के कांग्रेस के निशाने पर रह चुकी है, अब कांग्रेस सरकार भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से सेवानिवृत्तों की मंत्रियों के साथ नियुक्तियां हो रही है, इससे सचिवालय सेवा अधिकारियों के एक वर्ग में खासा रोष है। दरअसल सचिवालय सेवा के बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो मंत्रियों के साथ दोनों सरकारों में बेहतरीन सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे अधिकारियों को मंत्रियों के कार्यालयों से हटा दिया गया है और इन्हें अफसरों के साथ लगाया जा रहा है। ऐसे कई अधिकारी में भी इससे नाराजगी की स्थिति बन गई है। मंत्रियों के पास निजी सचिवों के आमतौर पर 2 ही पद होते हैं। ओएसडी की नियुक्ति के बाद अब निजी सचिवों की एक पदों पर ही नियुक्तियां हो रही है। सचिवालय सेवा अधिकारियों की यह नाराजगी अभी अंदर खाते ही चल रही है। आने वाले दिनों में यह सामने आ सकती है। वहीं राज्य सचिवालय सेवाओं के आला अधिकारी से भी इस बारे में पूछा जाता है तो वे संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी से बच रहे हैं। HPRIDC या पब्लिक लिमिटेड कंपनी विश्व बैंक की शर्तों पर काम करते हुए सुधारेगी सड़कों की हालत। हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया है। यह कंपनी विश्व बैंक की शर्तों के मुताबिक काम करते हुए हिमाचल में सड़कों की हालात सुधारने और नई सड़कों के निर्माण पर जोर देगी।
कंपनी निजी निवेशकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण जुटाकर बजट का प्रावधान करेगी। लोक निर्माण विभाग का लेबर विंग इस कंपनी के अधीन काम करेगा। प्रदेश सरकार ने साल 2007 में विश्व बैंक से 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों की रिपेयर के लिए 990 करोड़ का ऋण लिया था। यह कार्य 2017 में पूरा हुआ। विश्व बैंक को कार्य में देरी होने का पता लगा। उस समय देरी की मुख्य वजह लेबर विंग न होना और मानव शक्ति की कमी बताया गया। इसके बाद विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए, मगर विश्व बैंक ने ऋण की इस राशि के उपयोग से पहले एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन करने के निर्देश दिए। इसका मकसद लोन का समय पर उपयोग होना माना जा रहा है। इसलिए सरकार ने अब HPRIDC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया है। सीमेंट ट्रेड पर फिर सुलगी चिंगारी। अल्ट्राटेक के ढुलाई भाड़ा कम करने पर ट्रक ऑपरेटर नाराज। सोलन के बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बागा ट्रक ऑपरेटर ढुलाई भाड़ा कम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अल्ट्राटेक ने 45 पैसे माल भाड़ा कटौती करने की सूचना शनिवार को जारी कर दी, जो बागा के ट्रक ऑपरेटरों को मंजूर नहीं है। अडानी कंपनी की तरह ही अल्ट्राटेक कंपनी अब प्रति किलोमीटर प्रति मीट्रिक टन 10.5 रुपए भाड़ा देगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 5.15 रुपए ही दिया जाएगा। इससे पूर्व अल्ट्राटेक बागा के ट्रक ऑपरेटर को 10.71 रुपए माल भाड़ा दिया जा रहा था। रविवार को शालूहाट में अल्ट्राटेक ऑपरेटर समन्वय समिति बागा के ट्रक ऑपरेटर की आपातकालीन बैठक शालूहाट में हुई। बैठक की अध्यक्षता सभा के समन्वय समिति के अध्यक्ष कैप्टन भगत राम ने की। सदस्यों ने कहा कि अडानी सीमेंट कंपनी के बाद अब अल्ट्राटेक कंपनी ने भी सीमेंट ढुलाई भाड़ा कम करने का फैसला लिया है। इसको लेकर ट्रक ऑपरेटरों ने बैठक में विरोध किया। ट्रक ऑपरेटरों ने कंपनी की किराए में कटौती के फैसले को भी नामंजूर कर दिया। विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंडी हवाई अड्डे की डीपीआर रिपोर्ट लौटाई, कहा तकनीकी खामियां करें दूर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्रस्तावित मंडी हवाई अड्डे की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट लौटा दी है और इसमें तकनीकी खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के लिए नियुक्त कंसल्टेंट कंपनी को डीपीआर में संशोधन के लिए 15 दिन का समय दिया है। गौर हो कि मंडी के बल में प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनना प्रस्तावित है। अभी तक हवाई अड्डे की डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस बीच क्षेत्र के किसानों का विरोध भी जारी है, जो पूर्व सरकार के सत्ता में रहते ही शुरू हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट बल अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने का रहा है। 20 जुलाई को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हवाई अड्डे की साइट को मंजूरी मिलने के 12 दिन के भीतर ही केंद्र सरकार के उपक्रम वेबकॉस ने हवाई अड्डे की अंतिम डीपीआर तैयार कर ली थी। 30 विशेषज्ञों की टीम ने इस डीपीआर को तैयार किया है। इसके बाद डीपीआर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेजी गई, ताकि पूरे प्रोजेक्ट की अंतिम लागत तय हो सके। सूत्रों के अनुसार इस डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत 15% तक बढ़ी है। पहले 7500 करोड़ के आसपास की लागत बताई जा रही थी, अब करीब 9000 करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यह भूमि अधिग्रहण, सुखेती खड्ड के तत्तीकरण से लेकर एयरपोर्ट के अधोसंरचना की संपूर्ण लागत होगी। राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक रविंदर शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण ने डीपीआर में तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी को 15 दिन का समय दिया जाएगा। चार पैनोरामिक कोचों का जल्द होगा ट्रायल, मार्च में पहुंचेंगे कालका। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेल मार्ग पर टॉय ट्रेन का आनंद लेने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। वादियों का सफर करने की इच्छुक सैलानी इसी और स्पेशल पैनोरामिक कोचों में कालका से शिमला तक का सफर तय करते नजर आएंगे। 2 कोचों के सफर प्रशिक्षण के बाद जिन 4 कोचों का ट्रायल होना है वह मार्च में कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इसके कुछ समय बाद इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। अधिक आर्यों के अनुसार कालका शिमला रेल मार्ग पर अब पैनोरामिक कोचों वाली ट्रेन गुजरेगी तो स्विट्जरलैंड की बर्निना एक्सप्रेस की अनुभूति होगी। इन कोचों की लुक स्विट्जरलैंड की बर्निना एक्सप्रेस की तरह है, जो कि एक पहाड़ी रेल ट्रैक पर चलती है। उक्त
कोच में पहाड़ों का सफर करने में सैलानियों को एक अलग ही अनुभूति होगी। रेल अधिकारियों के अनुसार रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को भारतीय रेलवे ने कुछ समय पहले कालका शिमला नैरो गेज के डिब्बों के आधुनिकीकरण की परियोजना सौंपी थी। इन डिब्बों के डिजाइन के विकास और इनकी जांच परीक्षण के लिए नैरो गेज ट्रैक के मॉडलिंग के लिए कोई डिजिटल डाटा उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद RCF की डिजाइन टीम ने भारतीय रेल को के ब्रॉड गेज सिस्टम के लिए रेल डिब्बों का डिजाइन विकसित करने का प्रयास किया। इसके लिए RCF डिजाइन टीम ने कालका वर्कशॉप में उपलब्ध पुराने ब्लूप्रिंट और स्केचों का इस्तेमाल कर 3D मॉडल तैयार किया। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की गई। पहले चरण में जो 2 कोच कालका शिमला रेल मार्ग पर उतारे थे उनका ट्रायल सफल रहा। अब मार्च में 4 पैनोरमिक कोच कालका पहुंच जाएंगे। इसके बाद RDSO की टीम द्वारा इनका ट्रायल किया जाएगा। बिजली बोर्ड के कष्ट दूर करेगा सरकार का लोन। प्रदेश सरकार ले रही 1300 करोड़ का कर्ज। बिजली बोर्ड पर छाया आर्थिक संकट अब चल सकता है। राज्य सरकार को 1300 करोड़ रुपए का ऋण मिल जाने के बाद बोर्ड के लिए भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी के रूप में 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और यह भुगतान बीते करीब 2 महीनों से लगातार आगे खिसक रहा है। सब्सिडी का भुगतान समय पर न होने की वजह से बिजली बोर्ड को ऋण लेना पड़ रहा है। बोर्ड ने बीते दिनों 250 करोड़ का ऋण लिया था और करीब 9% ब्याज की दर पर इसका भुगतान बिजली बोर्ड कर रहा है। इस ऋण से ही बोर्ड ने जनवरी और फरवरी महीने में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के करीब 16,000 कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या 29,000 है। बोर्ड को हर महीने इन्हें वेतन के रूप में भारी भरकम रकम की अदायगी करनी पड़ रही है। इसके अलावा बिजली परियोजनाओं की देनदारी भी बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2000 करोड़ के नए ऋण को प्रस्तावित किया था। यह ऋण 2 किस्तों में सरकार को मिलना था। इनमें पहली किस्त 1300 करोड़ की थी, जबकि दूसरी किस्त 700 करोड़ रुपए की थी। इनमें से भी अभी 1300 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। अब सरकार इसी धनराशि से राज्य में लंबित भुगतान करेगी। इनमें अन्य भुगतान के अलावा बिजली बोर्ड को भी प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए अदा करने हैं। एक 107 स्थानों पर जल्द इंस्टॉल होंगे चार्जिंग स्टेशन। परिवहन विभाग ने पूरी की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनने वाले चार्जिंग स्टेशन के लिए 107 स्थानों पर परिवहन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन स्थानों पर EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी की ओर से चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने कंपनी को आदेश दिए है कि वह जल्द इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्रदेश भर में कुल 700 से ज्यादा स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाने हैं। परिवहन विभाग ने प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिन्हित करने के संबंध में सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के सभी जिलों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित की जाए। ऐसे में सभी जिलों में 700 से ज्यादा जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चिन्हित की गई है। आम के बगीचों में खिले उम्मीदों के फूल, बम्पर पैदावार की उम्मीद। इस बार आम की फसल का सीजन होने से इसकी बम्पर पैदावार की उम्मीद से बागवानों के चेहरों पर रौनक दिख रही है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही बगीचे आम के बौर की खुशबू से महकने लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में मौसम ने साथ दिया तो इस बार आम की बम्पर फसल बागवानों की जेब भरने में मददगार साबित हो सकती है। वैसे भी पिछले साल आम की फसल का ऑफ ईयर होने के चलते इसकी पैदावार में अव्वल जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र के बागवानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। ऑफ ईयर सीजन होने के चलते ज्यादातर पेड़ों पर बौर ही नहीं पड़ा और रही सही कसर मौसम की बेरुखी ने पूरी कर दी। पिछले सीजन में ऑन ईयर होने के बावजूद मौसम की बेरुखी और तेला रोग की मार के चलते बागवानों को झटका लगा था। इस बार ऑन ईयर होने के चलते 10 से 15 दिन पहले ही आम के बगीचों में बौर पड़ना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक बागवानों को आम की बेहतर फसल के लिए बौर के बाद फल की सेटिंग के समय दवाइयों का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए ताकि आम की बीमारियों की रोकथाम की जा सके। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कांगड़ा जिले में कुल बागवानी उपज 37,875 हेक्टेयर में से करीब 21,245 हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ आम की पैदावार होती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।